हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एम जहान एकेडमी यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बाल विकास सीडीपी के एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग जेटेट, सी टेट, बी टेट, एच पी टेट, एम पी टेट, यू पी टेट, एच टेट, के वी एस, रीट आदि ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां पेडागोजी पूछे जाते हैं, उन एग्जाम के लिए व्यक्तिगत भिन्नता जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस यानी सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ भिन्नता पाए जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे आज के टॉपिक में। तो आज थ्योरी और एमसीक्यू दोनों होगा। आज का क्लास नंबर 16 है। इसके पहले और 15 क्लास हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो अपने प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है आज का। तो अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब, ठीक है। तो व्यक्तिगत भिन्नता है क्या? व्यक्तिगत भिन्नता जो है ये है क्या, आज हम लोग जानेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता यानी कोई भी दो व्यक्ति कभी भी समान नहीं हो सकता, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता पाए जाते ही जाते हैं, चाहे वो जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो। जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, उसमें रुचि में भिन्नता, बुद्धि में भिन्नता, और क्या है, रंग में भिन्नता, शारीरिक गठन में भिन्नता पाए जाते हैं आदि ऐसी चीज है जो व्यक्ति को एक दूसरे से भिन्न बनाता है। चाहे वो बाप बेटा ही क्यों ना हो, माँ बेटी ही क्यों ना हो, गुरु शिष्य ही क्यों ना हो, सभी में कुछ ना कुछ भिन्नता पाए जाते हैं। कुछ में समानता पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे चीज होते हैं जो जहाँ भिन्नता पाए जाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता। इसी को कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी दो व्यक्ति के अंदर जो भिन्नता पाए जाते हैं उसी को हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ देखिए कुछ परिभाषा, दो परिभाषा दिया हुआ है यहाँ। तो आइए उन परिभाषा को हम लोग देखते हैं। जेम्स ड्रेवर एक मनोवैज्ञानिक है। इसके अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, आइए जानते हैं। जेम्स ड्रेवर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता है औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह के सदस्य के रूप में भिन्नता अथवा अंतर को व्यक्तिगत भिन्नता की संज्ञा दी जाती है। तो वही हो गया कि मानसिक शारीरिक विशेषताओं के जो अंतर पाए जाते हैं दो व्यक्तियों के मध्य, उसी को हम लोग व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। तो आप लोग इस परिभाषा को याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता क्या है। स्किनर एक मनोवैज्ञानिक है। इसके अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता में कोई भी दो पहलू को शामिल किया जा सकता है जिसे मापा जा सके और वह किसी व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व से जुड़ा हो। तो स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत भिन्नता ये है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। अर्थात यहाँ देखिए दो परिभाषाओं में जो निष्कर्ष यहाँ निकला है उसी को यहाँ दिया हुआ है, यानी निष्कर्ष है। निष्कर्ष यहाँ देखिए, निष्कर्ष क्या है व्यक्तिगत भिन्नता का। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब है किसी भी दो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक रूप से एक जैसा नहीं हो सकता। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक रूप से एक जैसा नहीं हो सकता। जुड़वा भाई बहन भी एक दूसरे से अलग होता है, चाहे जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो, सभी व्यक्तियों में कुछ ना कुछ भिन्नता पाए जाते हैं। तो इसी को यहाँ कह रहे हैं व्यक्तिगत भिन्नता। तो देखिए यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। व्यक्तिगत भिन्नता जो है उसके बारे में यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दिया हुआ है, आइए जानते हैं वो क्या क्या है। व्यक्तिगत भिन्नता का जो प्रमुख कारण है वो है वातावरण और आनुवंशिक। वातावरण और आनुवंशिक है व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण। इन दोनों चीज़ों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आनुवंशिक का मतलब होता है ऐसे गुण जो हमारे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है उसी को हम लोग आनुवंशिक कहते हैं। और वातावरण जो है जो हम अपने आसपास से अर्जित करते हैं उसी को हम लोग वातावरण यहाँ कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता समाज को और मज़ेदार बनाता है। व्यक्तिगत भिन्नता जो है
वो समाज को और मज़ेदार बनाता है। अगर सभी लोग एक जैसा होता तो हमें बोरिंग लगता। ये जो भिन्नता है वो एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, ये बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सहयोगात्मक शिक्षा प्रभावपूर्ण होता है। यहाँ देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण सहयोगात्मक जो शिक्षा है वो प्रभावपूर्ण होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, एक बच्चा जो मैथ में अच्छा है और एक बच्चा जो भाषा में अच्छा है, तो अगर इन दोनों को एक साथ शिक्षा देंगे तो जो मैथ अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, मैथ का जो जिसका अधिक ज्ञान है, वो वो दूसरे बच्चा को जो भाषा का अच्छा ज्ञान है उनको वो समझा देगा, अच्छे से समझा देगा। और जो भाषा का जो अच्छा बच्चा है, भाषा जो अधिक जानता है, वो मैथ वाले बच्चों को समझा देगा। इसी तरह से सहयोगात्मक शिक्षा प्रभावपूर्ण होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए, बहुत ही सहज चीज़ है व्यक्तिगत भिन्नता। आप लोग अपने आसपास के बच्चों को रिलेट करके पढ़िए कि ये बच्चा इसमें अच्छा है, वो बच्चा उसमें अच्छा है, इस तरह से पढ़िए तो आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता के कारण प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण पाए जाते हैं। वही बात, किसी बच्चे को मैथ अच्छा लगता है तो किसी बच्चे को भाषा अच्छा लगता है तो किसी को परिवेश अच्छा लगता है। इसी तरह से प्रत्येक बच्चे में कोई ना कोई अच्छा गुण होता ही होता है, ठीक है। कोई भी बच्चा बोरिंग नहीं होता है, कोई भी बच्चा मंदबुद्धि नहीं होता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो किसी बच्चों में नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारक। व्यक्तिगत जो भिन्नता पाए जाते हैं सभी बच्चों व्यक्तियों के अंदर, तो उसका जो प्रमुख प्रकार है, यह प्रकार लिखा हुआ है, प्रमुख प्रकार है, वो क्या क्या है आइए देखते हैं। शारीरिक विकास में भिन्नता, मानसिक विकास में भिन्नता, व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता। इन 3 प्रकार होते हैं व्यक्तिगत भिन्नता के। शारीरिक विकास होता है, दूसरा होता है मानसिक विकास और तीसरा होता है व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता, ठीक है। यहाँ देखिए, शारीरिक विकास का मतलब होता है, शारीरिक विकास में भिन्नता का मतलब होता है सभी बच्चों में रंग, रूप, गठन, यह जो हाइट है, वजन है, इन सब की भिन्नता पाए जाते हैं सभी बच्चों के अंदर। तो इसी को कहते हैं शारीरिक विकास में भिन्नता। और मानसिक विकास में जो भिन्नता है वह क्या क्या है, यहाँ देखिए मैं लिख दे रही हूँ ठीक से, ठीक है। यहाँ देखिए आप लोग अच्छे से देख लीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। आप लोग बाद में और अच्छे से पढ़िएगा तो और अच्छी तरह से समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ रंग लिखिए, रंग हो गया, रूप हो गया, गठन हो गया, रंग, रूप, गठन, और क्या है, परिपक्वता है, सुंदर है, गोरा, कुरूप, इन सब शारीरिक विकास में भिन्नता बनाता है सभी बच्चों के अंदर। और मानसिक विकास में भिन्नता कौन कौन सा चीज़ बनाता है? मानसिक विकास में जो भिन्नता पाए जाते हैं वो उसका संबंध है जन्मजात क्षमता के कारण मानसिक विकास में भिन्नता होता है। और सीखने में जो भिन्नता पाए जाते हैं, कोई बच्चा जल्दी से सीख लेता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, तो यह भी मानसिक विकास में भिन्नता का एक कारण हो सकता है। और रुचि संबंधी विकास भिन्नता भी मानसिक विकास में भिन्नता हो सकता है, मानसिक विकास में भिन्नता ला सकता है। रुचि भी मानसिक विकास में भिन्नता ला सकता है। और स्वभाव भी मानसिक विकास में भिन्नता ला सकता है। तो आप लोग लिखिए, मानसिक विकास में कौन कौन सा चीज़ भिन्न बनाता है? बौद्धिक विकास भिन्नता बनाता है, जन्मजात क्षमता हो गया, और सीखने में भिन्नता, ज्ञान उपार्जन में भिन्नता, और रुचि संबंधी भिन्नता, और स्वभाव में भिन्नता, इन्हीं सब चीज़ मानसिक विकास में भिन्नता बनाता है। तो इन सबको आप लोग नोट कीजिएगा आप लोग अपने कॉपी में, ठीक है। और व्यक्तित्व संबंधी जो भिन्नता है वह कौन कौन सा चीज़ बनाता है? व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता में कौन कौन सा चीज़ शामिल है? तो व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता में शामिल है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। अंतर्मुखी यहाँ लिख दे रही हूँ, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी लिखिए अपने कॉपी में, अपने कॉपी में लिखिए, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, ठीक है। इन्हीं दो चीज़ व्यक्तित्व संबंधी भिन्नता को बनाता है, ठीक है।
जो बच्चा अंतर्मुखी होगा वो ज़्यादा बात नहीं करेगा, समाज से मिलजुल कर नहीं रह पाएगा, लेकिन जो बहिर्मुखी वाला बच्चा है वो समाज में मिलजुल कर रहेगा तो वो और अच्छी तरह से सीख पाएगा। इसी तरह से व्यक्तिगत भिन्नता बनाता है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। मानसिक भिन्नता में, मानसिक भिन्नता के कई प्रकार है। मानसिक भिन्नता के कई प्रकार है, वो क्या क्या है? वो है बौद्धिक विकास में भिन्नता, रुचि में भिन्नता, व्यवहार में भिन्नता, सीखने में भिन्नता और जन्मजात क्षमता में भिन्नता, यानी मूल प्रवृत्तियों में भिन्नता। इन्हीं सब चीज मानसिक भिन्नता को बनाता है, मानसिक भिन्नता को बनाता है इन्हीं सब चीज। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों के कारण सभी व्यक्तियों में मानसिक भिन्नता पाए जाते हैं। इसी को ऐसे यह कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारण। व्यक्तिगत भिन्नता के प्रमुख कारण जो है वो नीचे दिया हुआ है, आइए देखते हैं। यहाँ जो आनुवंशिकता और वातावरण है ये दोनों प्रमुख है और इन्हें भी शामिल किया जाता है इसमें व्यक्तिगत भिन्नता के कारण में। ठीक है, तो आनुवंशिकता और वातावरण हो गया प्रमुख कारण, और बौद्धिक बुद्धि और आयु भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी बच्चों को प्रभावित करता है। शिक्षा भी व्यक्तिगत भिन्नता को बनाता है। परिवार भी, परिवार तो महत्वपूर्ण है क्योंकि हमेशा बच्चा परिवार के साथ ही जुड़ा रहता है, अधिकतर समय वो अपने परिवार में बिताता है, तो परिवार भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है। संस्कृति भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण होता है। लैंगिक भिन्नता यानी लड़का या लड़की भी, समाज में लड़का या लड़की होना व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। संवेग भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है और परिपक्वता भी व्यक्तिगत भिन्नता का कारण हो सकता है। ठीक है, आनुवंशिकता कैसे व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है? अपने बच्चा हमें अपने पूर्वजों का गुण अर्जित करता है, अपने जीनों के द्वारा बच्चा अपने पूर्वजों के समान ही गुण या लक्षण पाए जाते हैं। तो इस तरह से व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण होता है आनुवंशिकता और वातावरण। व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है उसी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को ढालता है, तो वातावरण भी व्यक्तित्व को भिन्न बनाता है। ठीक है, यहाँ देखिए बुद्धि और आयु जो है वो भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। कैसे? जैसे जैसे बच्चा का आयु बढ़ता है वैसा वैसा उसका बुद्धि में भी परिवर्तन होता है। तो इस तरह से बुद्धि और आयु भी व्यक्तिगत भिन्नता को बनाता है। शारीरिक स्वास्थ्य भी एक प्रमुख कारण होता है व्यक्तिगत भिन्नता का। ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य के कारण भी व्यक्तिगत भिन्नता पाए जाते हैं, क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही सामाजिक, मानसिक, संवेगिक ये सभी चीज जुड़ा होता है, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है व्यक्तित्व को। ठीक है, इसी तरह से इस व्यक्तित्व में भिन्नता पाए जाते हैं। शिक्षा जो है ये भी महत्वपूर्ण है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण होता है। शिक्षित माता पिता अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहेंगे, तो इसी तरह से शिक्षा भी व्यक्तित्व भिन्नता का प्रमुख कारण होता है। परिवार भी, बच्चा हमेशा परिवार के साथ मिलजुल कर रहता है, परिवार के साथ ही रहता है, तो परिवार में जो कुछ चीज़ होता है उसके अकॉर्डिंग बच्चा अपने आप को ढालना चाहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से परिवार भी हो गया व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण। संस्कृति भी, पश्चिमी संस्कृति का बच्चा अलग से सीखेगा, इसी तरह भारतीय संस्कृति का बच्चा अलग से सीखेगा। तो इसी तरह से व्यक्तिगत भिन्नता पाए जाते हैं सभी व्यक्तियों के अंदर। लैंगिक भिन्नता भी प्रमुख कारण होता है। लड़का को अलग से सिखाया जाता है, लड़कियों को समाज अलग से सिखाता है। जैसे कि एक उदाहरण है, लड़की को हमेशा गुड़िया गुड्डी के साथ खेलने को दिया जाता है, लेकिन लड़का को हमेशा कार, बैट, बॉल इस तरह की चीज़ों से उसे खेलने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से उसका सोच भी अलग अलग होगा। तो यह लैंगिक जो भिन्नता जो है यह भी व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। संवेग भी इसी तरह से व्यक्तिगत भिन्नता का प्रमुख कारण हो सकता है। परिपक्वता भी प्रभावित करता है व्यक्तित्व को। ठीक है, तो इसी तरह से इन सब चीज व्यक्तिगत भिन्नता को बनाता है। ठीक है, इन्हीं सब चीजों के कारण ही व्यक्तिगत भिन्नता पाए जाते हैं। तो देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। व्यक्तिगत भिन्नता का ये जो आनुवंशिकता और वातावरण है ये दो प्रमुख है। उन दोनों के अंदर कौन कौन सा चीज रखा जा सकता है, आइए देखते हैं। तो यहाँ शारीरिक, मानसिक और लैंगिक विकास को आनुवंशिक प्रभावित करता है, कहीं ना कहीं आनुवंशिकता से जुड़ा होता है इन तीनों चीज। और ये जो सामाजिक, सांस्कृतिक और संवेगिक और शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं वातावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पूछे कि सामाजिक विकास
अनुवंशिकता प्रभावित करता है या वातावरण? तो आप लोग चूज करोगे वातावरण को। वातावरण प्रभावित करता है सामाजिक विकास को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन 4 चीज कहीं ना कहीं वातावरण से जुड़ा हुआ है और ये 3 चीज कहीं ना कहीं अनुवंशिकता से जुड़ा हुआ है। इन सभी को आप लोग अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए, व्यक्तिगत भिन्नता वाले कक्षा में शिक्षण के महत्वपूर्ण विधि। व्यक्तिगत भिन्नता वाले कक्षा में शिक्षण के ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विधि है। इन 2 विधि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप लोग एक व्यक्तिगत भिन्नता वाले कक्षा में शिक्षा दे रहे हो, ठीक है। सहयोगात्मक शिक्षण और एकीकृत शिक्षण बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्यक्तिगत भिन्नता वाले कक्षा में, ठीक है। सहयोगात्मक शिक्षण क्या है? सहयोगात्मक शिक्षा है बच्चा ग्रुप में रहकर सहयोग से सीखता है। एक दूसरे से बच्चा सहयोग करेगा, इसी तरह से वो सहयोग से शिक्षा, इसी को कहते हैं सहयोगात्मक शिक्षा। एक दूसरे के सहयोग से जो शिक्षा प्राप्त होती है उसी को सहयोगात्मक शिक्षा कहा जाता है। एकीकृत शिक्षा का मतलब होता है एक इंटीग्रेटेड टीचिंग, ठीक है। इंटीग्रेटेड यानी एक साथ जुड़कर शिक्षा दी जाती है। सभी ऐसे कुछ टॉपिक होता है जो इतिहास में भी पाए जाते हैं, हिस्ट्री में भी पाए जाते हैं, जियोग्राफी में भी पाए जाते हैं और साइंस में भी पाए जाते हैं। तो इन तीनों को एक साथ जुड़कर पढ़ाना ही एकीकृत शिक्षा कहा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ देखिए डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन है क्या? आइए जानते हैं इनको भी। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अगर कोई बच्चा पढ़कर सीखना चाहता है, कोई बच्चा खेल कर सीखना चाहता है, कोई बच्चा एक्टिविटी करके सीखना चाहता है, तो उसे उसी के अकॉर्डिंग अवसर प्रदान करना, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। जो बच्चा पढ़कर सीखना चाहता है उसे उसके अकॉर्डिंग हमें TLM का व्यवहार करना है, उसी के अकॉर्डिंग हमें निर्देश देना है। जो बच्चा खेल कर सीखना चाहता है उसे उसी के अकॉर्डिंग TLM देना है, निर्देश देना है हमें। और जो बच्चा एक्टिविटी करके, क्रिया करके पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो उसे उसी के अकॉर्डिंग हमें निर्देश देना चाहिए। तो इसी को कहते हैं डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी जानना हमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ MCQ। यहाँ कुछ MCQ दिया हुआ है, आइए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा और अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि एक क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन A ठीक होगा तो A लिखिएगा, B ठीक होगा तो B लिखिएगा, C ठीक होगा तो C लिखिएगा। इसी तरह ऑप्शन क्वेश्चन 2 का अगर B ठीक होगा तो B लिखिएगा, C ठीक होगा तो C लिखिएगा, D ठीक होगा तो D लिखिएगा। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन के साथ आप लोग जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1, एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। एक कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, आइए देखते हैं। चरित्र के क्षेत्र हो सकते हैं भिन्नता के, सीखने के क्षेत्र हो सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के, रुचि के क्षेत्र हो सकता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के, या उपरोक्त सभी हो सकता है व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं उपरोक्त सभी। देखिए, चरित्र भी व्यक्तिगत, कहीं ना कहीं व्यक्तिगत भिन्नताओं से जुड़ा हुआ है, व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है। सीखने पर भी व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र हो सकता है, रुचि पर भी व्यक्तिगत भिन्नता का क्षेत्र हो सकता है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। बहुभाषी विद्यार्थी है तो यह कैसी स्थिति उत्पन्न करती है, आइए देखते हैं। अध्यापक में कुंठा की स्थिति उत्पन्न कर सकती है, या ऑप्शन बी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा आ सकती है, या ऑप्शन सी शिक्षा के समृद्ध संसाधन की स्थिति उत्पन्न करती है, या ऑप्शन डी विद्यार्थियों के मध्य सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। तो देखिए, ऑप्शन ए में बच्चों शिक्षा अध्यापक में कुंठा कभी भी उत्पन्न नहीं हो सकता, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है। अध्यापक को हमेशा किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए एक पद्धति आना चाहिए, ठीक है। उसको सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए, किसी भी सिचुएशन हो। तो कुंठा तो होगा ही नहीं, जहाँ भी कुंठा दिखा वह ऑप्शन गलत हो सकता है। बाधा भी नहीं हो सकता बहुभाषी विद्यार्थी के लिए। और यहाँ जो समस्या है, समस्या भी नहीं उत्पन्न हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बहुभाषा को हमेशा हमें संसाधन के रूप में मानना है, ना कि कुंठा, बाधा, समस्या, इन सब के बारे में हमेशा हमें संसाधन के रूप में मानना है।
चाहे वो कैसी भी कक्षा हो। एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी को हमें संसाधन के रूप में मानना है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। लंबाई, भार, त्वचा का रंग आदि में विविधता को कहते हैं। लंबाई, भार, त्वचा का रंग आदि में विविधता को कहते हैं मानसिक अंतर कहते हैं, भावात्मक अंतर कहते हैं, भौतिक अंतर कहता है या सामाजिक अंतर। कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है बताइए। ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है। तो देखिए लंबाई, भार और त्वचा का जो रंग है वो भौतिक अंतर है, ना कि मानसिक अंतर, ना कि भावात्मक और ना ही सामाजिक अंतर है। तो यह अंतर होगा भौतिक अंतर। लंबाई, भार, त्वचा का रंग यह कहीं ना कहीं भौतिक अंतर से जुड़ा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है। किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, संवेग या अधिगम। किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति है किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अभिवृत्ति का मतलब होता है किसी विषय, वस्तु या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक क्रिया। किसी वस्तु, विषय या घटना के प्रति एक तरह का दृष्टिकोण रखने की मानसिक प्रक्रिया जो है वही, मानसिक क्रिया जो है वही है हमारा अभिवृत्ति। ठीक है, समझ गए ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। अभियोग्यता के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन सा है। अभियोग्यता के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन सा है वो आप लोगों को बताना है। तो बताइए, सीखने की क्षमता है अभियोग्यता, समायोजन की करने की क्षमता है अभियोग्यता, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता है अभियोग्यता, या उपरोक्त सभी है अभियोग्यता सभी है, उपरोक्त सभी है अभियोग्यता। बताइए कौन सा ऑप्शन आप लोगों को ठीक लगता है। तो देखिए यहाँ सीखने की क्षमता है अभियोग्यता, ये सही है। समायोजन की क्षमता है अभियोग्यता, ये भी सही है। संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता भी अभियोग्यता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा अभियोग्यता के संबंध में सही कथन। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है वो आप लोगों को बताना है। जो नहीं है वही हमारा सही जवाब होगा, ना कि जो सही है वो हमारा सही जवाब होगा। जो ऑप्शन गलत होगा वही हमारा सही जवाब होगा। देखिए यहाँ अभिवृत्ति या सीखी जाती है, या प्रेरणात्मक होती है, या अस्थायी होती है, या हमारे व्यवहार का आधार होती है। तो बताइए अभिवृत्ति के बारे में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है वो आप लोगों को बताना है। तो देखिए अभिवृत्ति सीखी जाती है ये सही है, या प्रेरणात्मक होती है यह भी सही है, या हमारे व्यवहार का आधार होती है ये भी सही है। लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है या अस्थायी होती है यह हमारा गलत उत्तर होगा, और गलत के साथ हमारा सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है। अपनी कक्षा की व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। मान लो आप एक टीचर है, तो आप लोग व्यक्तिगत भिन्नताओं से निपटने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा चीज करोगे वो आप लोगों को बताना है। कौन सा चीज आप लोग करोगे। विद्यार्थियों के लिए कठोर नियम का पालन लागू करोगे, विद्यार्थियों के लिए कठोर नियमों का लागू करोगे, आकलन के लिए मानक तरीकों का उपयोग करोगे, या बच्चों को उनके अंकों के आधार पर नामांकित करोगे, या बच्चों से बातचीत करने तथा उनके दृष्टिकोण को महत्व दोगे। कौन से ऑप्शन के साथ आप लोग जाओगे अगर आप एक कक्षा की टीचर हो जिसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाए जाते हैं। तो बताइए किस ऑप्शन के साथ आप लोग जा रहे हो। तो देखिए यहाँ कठोर नियम को देखते ही ऐसे काट दोगे, मानक को देखकर ही ऐसे काट दोगे, नामांकित को देखकर ही ऐसे काट दोगे। तो कौन सा ऑप्शन बचा, हमारा बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा सही जवाब। ठीक है, बच्चों से हम लोग बातचीत करेंगे और उसके दृष्टिकोण को हमेशा हम लोग महत्व देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो शब्द है ये नेगेटिव वर्ड है। मैं पहले ही एक पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड टैग वर्ड का वीडियो बना रखा है, अगर आप लोग देखना चाहोगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्वेश्चन के साथ ये सब काम कर जाता है। अगर आप लोग क्वेश्चन को नहीं भी जानते हैं तो इन टैग वर्ड के सहारे आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो
ये सब नेगेटिव वर्ड है। आप लोग हमेशा इनको नेगेटिव मानोगे, कठोर नियम को, मानक को और नामांकन को हमेशा आप लोग नेगेटिव मानोगे। और यहाँ जो दिया हुआ बच्चों से बातचीत करना, उनके दृष्टिकोण को महत्व देना, इन सब चीज़ को हमेशा आप लोग पॉजिटिव मानोगे। तो ठीक है, इन सब को आप लोग पॉजिटिव मानोगे और इन सब को आप लोग नेगेटिव मानोगे। पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड को आप लोग अच्छे से पढ़ लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा ऑप्शन चूज करने के लिए। ठीक है, तो आज का सेशन यही तक था। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है। तो आज का सेशन यही तक था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।